अहमदाबाद से मुंबई के लिए वोल्वो बस रात 10 बजे स्टेशन से चलने वाली थी। मैंने और मेरे दोस्त रोहन ने इस यात्रा के लिए काफी समय पहले से योजना बनाई थी। टिकट बुक हो चुके थे और हमारे पास अलग अलग सीटें नहीं बल्कि एक ही पंक्ति में अगल बगल की सीटें थीं। सफर की शुरुआत से पहले ही हम दोनों काफी उत्साहित थे। बस के भीतर कदम रखते ही उसकी रोशनी और आरामदायक सीटें देखकर यात्रा को लेकर और भी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। बस के चालक और कंडक्टर ने यात्रियों का स्वागत किया और सभी को अपने अपने स्थान पर बैठने को कहा। बस पूरी तरह से भरी हुई थी। हर कोई अपनी जगह बैठने के बाद काफी सहज महसूस कर रहा था। बस ने स्टेशन से चलना शुरू किया। बाहर का दृश्य धीरे धीरे अंधेरे में बदलने लगा। शहर की चहल पहल पीछे छूटती जा रही थी और बस अब सुनसान सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। मैं खिड़की के पास बैठा था और बाहर देख रहा था। सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स की धीमी रोशनी एक एक करके गुजर रही थी। रोहन मेरे बगल में बैठा था और अपने फोन पर कोई गाना सुन रहा था। उसकी आंखों में नींद का हल्का असर दिखाई दे रहा था, लेकिन मैंने अभी तक सोने के बारे में नहीं सोचा था। मुझे हमेशा से रात की यात्रा के दौरान बाहर का नजारा देखना पसंद रहा है, खासकर तब जब चारों ओर गहरा सन्नाटा हो और बस की रफ्तार तेज हो। बस के भीतर ज्यादातर यात्री शांत बैठे थे। कुछ लोग सो चुके थे तो कुछ अपने मोबाइल या किताबों में व्यस्त थे। कंडक्टर ने सभी को आराम से बैठने के लिए कहा और ड्राइवर ने बस की गति बढ़ा दी। बाहर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। शहर की हलचल अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी और केवल अंधेरा और सन्नाटा रह गया था। रास्ते में कहीं कहीं एक या दो घरों की रोशनी दिख जाती थी, लेकिन उसके अलावा कोई हलचल नहीं थी। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, मुझे महसूस हुआ कि बस के भीतर का माहौल भी कुछ बदलने लगा है। यह बदलाव कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। अचानक से बस के भीतर तापमान ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंडी हवा बस के भीतर चल रही हो, लेकिन खिड़कियां बंद थीं और ऐसी भी सामान्य था। मैंने रोहन से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि यह शायद मेरा वहम है, लेकिन मुझे अंदर से अजीब सा महसूस हो रहा था। कुछ ही समय बाद बस एक छोटे से ढाबे पर रुकी, जहां सभी यात्रियों को चाय पानी और आराम के लिए उतरने का मौका मिला। मैंने और रोहन ने भी चाय ली और कुछ स्नैक्स खाए। ढाबे पर बहुत कम लोग थे और चारों ओर घना अंधेरा था। वहां की रोशनी सिर्फ ढाबे तक ही सीमित थी, बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं बाहर खड़े होकर आसमान को देख रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन चारों ओर का माहौल अजीब सा सूनापन लिए हुए था। ढाबे पर लगभग 15 मिनट रुकने के बाद बस फिर से चल पड़ी। अब तक आधी रात बीत चुकी थी और ज्यादातर यात्री सो चुके थे। मैंने भी आंखें बंद करके आराम करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और बस रुक गई। सब यात्री चौंक कर जाग गए। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नीचे उतरे। सभी यात्री उत्सुकता से खिड़की से बाहर झांकने लगे। मैं भी बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां कुछ समझ नहीं आ रहा था। ड्राइवर ने बताया कि एक महिला अचानक बस के सामने आ गई थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, लेकिन जब उसने और कंडक्टर ने नीचे उतरकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ये बात सुनते ही बस के भीतर सन्नाटा छा गया। सभी यात्री एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। बस के भीतर का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। ड्राइवर ने बस फिर से चलाने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। वह और कंडक्टर बार बार कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। यात्रियों में धीरे धीरे घबराहट बढ़ने लगी। अचानक एक यात्री जोर से चिल्लाया। उसने कहा कि उसे अपनी सीट के नीचे किसी का हाथ महसूस हुआ। सब लोग डर के मारे उस ओर देखने लगे। जब लाइट जलाई गई तो वहां कुछ भी नहीं था। यह घटना सभी को हिलाकर रख देने के लिए काफी थी। ड्राइवर ने किसी तरह बस को स्टार्ट किया और यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन अब तक हर कोई पूरी तरह से सहमा हुआ था। बस अब सुनसान और घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। चारों ओर घुप अंधेरा था और बस की हेडलाइट्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था कि तभी मुझे वही महिला दिखाई दी जो पहले बस के सामने आई थी। वह अब बस के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं
और चेहरा डरावना था। मैंने तुरंत रोहन को दिखाया, लेकिन जब तक वह देखता वह गायब हो चुकी थी। मैंने यह बात किसी और से नहीं कही क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि और लोग डरें। बस की गति अब और तेज हो चुकी थी। ड्राइवर भी घबराया हुआ लग रहा था। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। बस एक बार फिर से रुकी, इस बार एक सुनसान जगह पर। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में फिर से समस्या हो गई है। सभी यात्री नीचे उतर गए। चारों ओर अंधेरा और घना जंगल था। सिर्फ बस की रोशनी थी जो कुछ हद तक अंधेरे को तोड़ रही थी। बस के चारों ओर का माहौल अजीब सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने अपने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। सब लोग डर के मारे इधर उधर देखने लगे, लेकिन कोई नजर नहीं आया। इंजन ठीक होने में काफी समय लग गया और इस दौरान कई और अजीब घटनाएं हुई। किसी को अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ, तो किसी ने किसी को अपने कान में फुसफुसाते हुए सुना। यह सब इतना डरावना था कि कुछ यात्री तो भगवान का नाम लेकर रोने लगे। आखिरकार इंजन ठीक हो गया और बस ने फिर से चलना शुरू किया। रात का सफर धीरे धीरे सुबह में बदलने लगा। बस मुंबई की सीमा में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन बस के भीतर अभी भी डर का माहौल था। कोई भी यात्री ठीक से बात नहीं कर रहा था। हर कोई बस इस सफर के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जब बस आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंची तो सभी ने राहत की सांस ली। हमने उस बस से उतरते ही तय कर लिया कि अब कभी रात के समय इस रास्ते से यात्रा नहीं करेंगे। वह अनुभव हमारी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। आज भी जब उस यात्रा को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल में एक अजीब सा डर महसूस होता है। वह रात और वह बस हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गई है। हम कभी नहीं भूल सकते कि उस रात हमने क्या महसूस किया और क्या देखा। यह सफर हमारे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक डरावना अनुभव था जो शायद कभी हमारे जहन से मिट नहीं पाएगा। उस रात के बाद जब मैं और रोहन अपने गंतव्य पर पहुंचे तो हम दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हमने जो अनुभव किया वह वास्तविक था। रोहन ने पहली बार कहा कि उसने भी कुछ अजीब महसूस किया था, लेकिन वह मुझे बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि मैं और घबरा जाऊंगा। उसने बताया कि जब बस सुनसान सड़क से गुजर रही थी तब उसने अपनी खिड़की के शीशे पर किसी का प्रतिबिंब देखा था। वह प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने उस महिला का देखा था। हमने इस घटना के बारे में किसी और को बताने का फैसला नहीं किया, लेकिन उस रात हमने जो महसूस किया वह हमारे दिल और दिमाग में बस चुका था। मुंबई में आने के बाद हम अपने होटल में पहुंचे। होटल की खिड़की से बाहर का नजारा काफी सुंदर था, लेकिन हमारे भीतर अब भी वही डर था। हमने सोचा कि शायद हम थके हुए थे और यही कारण है कि हमारा दिमाग हमें भ्रमित कर रहा था। लेकिन यह तर्क भी तब फीका पड़ जाता जब हम उन सभी चीजों को याद करते जो हमने महसूस की थी। होटल में पहले दिन हमने तय किया कि इस घटना को भूलकर आगे बढ़ेंगे। हम मुंबई घूमने निकले और शहर की खूबसूरती को महसूस किया। समुद्र की लहरें, चौपाटी पर भीड़ और वहां की चहल पहल हमें थोड़ी राहत दे रही थी। लेकिन जैसे ही रात हुई मुझे और रोहन दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। होटल के कमरे में हमारी खिड़की बंद थी, लेकिन फिर भी अंदर ठंडी हवा महसूस हो रही थी। रात के लगभग 2 बजे जब हम सोने की कोशिश कर रहे थे तभी दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। हम दोनों चौंक गए। रोहन ने धीरे धीरे दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हमने सोचा कि यह हमारा भ्रम होगा, इसीलिए इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कमरे के भीतर से किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। मैंने रोहन की ओर देखा और वह भी डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। हमने महसूस किया कि यह सब कुछ उसी रात की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। हमने यह भी सोचा कि शायद वह महिला जिसे हमने रास्ते में देखा था अब भी हमारे आसपास है। यह ख्याल हमें और भी ज्यादा डराने लगा। हमने रात भर जागते हुए बिताई, लेकिन कोई और घटना नहीं हुई। सुबह होने तक हम पूरी तरह से थक चुके थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। अगले दिन हमने मुंबई के एक स्थानीय व्यक्ति से इस घटना के बारे में चर्चा की।
उसने बताया कि जिस रास्ते से हमारी बस गुजर रही थी वह रास्ता पहले से ही बदनाम है। उस क्षेत्र में कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और लोगों का मानना है कि वह क्षेत्र प्रेतवादित है। उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि कई यात्रियों ने उस रास्ते पर ऐसी घटनाओं का अनुभव किया है। उसकी बात सुनकर हमारी रूह कांप उठी। हमने फैसला किया कि हम मुंबई से लौटने के लिए दिन की बस पकड़ेंगे ताकि हमें फिर से रात के समय किसी ऐसी घटना का सामना न करना पड़े। हमारे पास अब और किसी डरावनी घटना को सहने की हिम्मत नहीं थी। जब हम वापस अहमदाबाद लौटे तो हमने इस यात्रा के बारे में अपने किसी भी दोस्त या परिवार से बात नहीं की। यह घटना हमें हर बार डराती है जब हम इसे याद करते हैं। उन दिनों हमने महसूस किया कि कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जिन्हें तर्क या विज्ञान से समझाया नहीं जा सकता। आज भी जब कोई अहमदाबाद से मुंबई की बस यात्रा की बात करता है तो हमारे भीतर वही डर वापस आ जाता है। हमने सीखा कि कभी कभी चीजों को समझने की कोशिश करने के बजाय उन्हें स्वीकार कर लेना बेहतर होता है। यह अनुभव हमारे जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गया और शायद हम इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। इस घटना के बाद जीवन सामान्य लगने लगा, लेकिन वह डर और बेचैनी हमारे भीतर कहीं गहरे तक समा चुकी थी। मैंने और रोहन ने उस यात्रा के बाद कई बार इसे भूलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं था। हर रात सोने से पहले वही घटनाएं हमारी आंखों के सामने घूमने लगती थीं। उस महिला का चेहरा, बस का अचानक रुकना और वह अजीब सी ठंडक, सब कुछ जैसे एक बुरा सपना बन गया था। लेकिन यह सपना सच्चाई से कहीं ज्यादा डरावना था। रोहन ने एक दिन मुझसे कहा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह महिला अब भी हमारे आसपास मौजूद है। मैंने उसकी बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर भी वैसा ही डर था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार हमें देख रहा हो। कभी कभी घर में अकेले होते समय मुझे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती। जब मैं मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मेरी आंखें खुलीं, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। उस समय मुझे वह महिला याद आ गई। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यह सब इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं पूरे रात सो नहीं सका। रोहन भी ऐसी ही घटनाओं से गुजर रहा था। उसने मुझे बताया कि उसके घर में रात के समय दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। कभी कभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। यह सब हमारी जिंदगी को धीरे धीरे असामान्य बना रहा था। हम दोनों ने फैसला किया कि हमें किसी से इस बारे में बात करनी चाहिए। हमने एक स्थानीय पंडित से संपर्क किया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पंडित ने हमारी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वह महिला जिसे हमने रास्ते में देखा था शायद हमारे साथ ही कहीं बंध गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह महिला एक आत्मा है जो अपने किसी अधूरे काम के कारण उस रास्ते पर फंसी हुई है। पंडित ने हमें उस महिला की आत्मा से मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें उस रास्ते पर वापस जाना होगा जहां हमने उसे पहली बार देखा था। यह सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस रास्ते पर वापस जाने का ख्याल ही हमें डराने के लिए काफी था। लेकिन हम जानते थे कि हमें इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए यह करना होगा। अगले सप्ताह हम पंडित के साथ उस रास्ते पर गए। यह रात का समय था और चारों तरफ वही सन्नाटा और अंधेरा था। पंडित ने एक जगह रुकने को कहा और वहां एक यज्ञ शुरू किया। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और हमें शांत रहने के लिए कहा। उस समय हमें चारों तरफ से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो। कुछ ही समय बाद पंडित ने कहा कि आत्मा अब हमारे पास मौजूद है। हमने वहां कोई नहीं देखा, लेकिन उस समय हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। पंडित ने आत्मा से बात करने की कोशिश की और उसे बताया कि वह अब मुक्त हो सकती है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद अचानक से सब कुछ शांत हो गया। वह ठंडक गायब हो गई और ऐसा लगा जैसे कुछ भारी बोझ हमारे ऊपर से हट गया हो।
पंडित ने हमें बताया कि अब वह आत्मा मुक्त हो चुकी है और हमें परेशान नहीं करेगी। उस समय हमें राहत महसूस हुई, लेकिन फिर भी हमारे दिल में हल्का सा डर बचा हुआ था। हम रात भर उस घटना के बारे में सोचते रहे। मुंबई की वह यात्रा और उसके बाद के दिन हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए एक निशान छोड़ गए। आज भी जब हम उस घटना को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने सीखा कि इस दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी समझ से परे हैं। वह आत्मा, वह रास्ता और वह डर, सब कुछ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब भी जब मैं रात के समय सुनसान सड़कों पर सफर करता हूं तो वह यादें मुझे घेर लेती हैं। हमने कभी उस रास्ते से फिर से यात्रा नहीं की। वह बस, वह सफर और वह महिला हमारे लिए हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी। हमने इस घटना से यही सीखा कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और कभी कभी हमें उसे समझने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना पड़ता है। यह अनुभव हमारी जिंदगी का सबसे डरावना लेकिन यादगार अनुभव था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।